हेलो एवरीवन। मैं संदीप कुमार झा आप सबका इकोनॉमिक्स के द्वारा प्रेजेंटेड इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। हमारी स्टेट और यूटी सीरीज में आज हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बंगाल बोलूं तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि भारत के ईस्ट में ये स्टेट लाई करता है और नाम की वजह से, चूंकि बांग्लादेश के पश्चिम में है तो इसके इसीलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा था, वेस्ट बंगाल। तो मैं लेक्चर में बंगाल भी बोल सकता हूं। आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लैंड ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। ऐसा बंगालियों को खुश करने के लिए नहीं लिखा गया है। आज का जो बंगाल है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, उसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये लैंड एक कॉन्फ्लुएंस है कल्चर का, सिविलाइजेशन का, हिस्ट्री का, ट्रेड रूट्स का और भी बहुत सारी चीजों का। अगर मैं ऐतरेय ब्राह्मण और अन्य उपनिषदों के बारे में बात करूं तो आज से लगभग 3000 साल पहले यहां पर 3 किंगडम्स हुआ करते थे, वंग, पुंड्र और सुहमा। ये तीनों ही किंगडम 16 महाजनपदों से पहले एग्जिस्ट किया करते थे और काफी पुराना सिविलाइजेशन रहा है बंगाल का हमेशा से। अगर मैं आपको मैप पे दिखाने का ट्राई करूं तो आज का ये बांग्लादेश है, ओके। और ये नॉर्दर्न पार्ट में पुंड्र हुआ करता था, साउदर्न पार्ट में वंग और साउथ वेस्ट साइड में सुहमा। ये 3 किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, 3000 साल पहले। आज का करंट रियलिटी की अगर हम बात करें तो बंगाल भारत का 13वां सबसे बड़ा स्टेट है। अगर यूटीज को भी इंक्लूड कर दिया जाए, लद्दाख, तो 14th सबसे बड़ा स्टेट या फिर यूटी ये हो जाता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये चौथा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के बाद। कोलकाता यहाँ का कैपिटल है, जिसको सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। और बांग्ला जो भाषा है ये दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, मंडारिन चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक के बाद। आई होप मैं कुछ भूला नहीं हूं। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की अगर हम बात करें तो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बंगाल में, 23 जिले हैं। और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो नेशनल एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जब नेशनल लिटरेसी रेट, नेशनल एवरेज जब 74% था, तब बंगाल में लिटरेसी रेट 76% था। तो 2 परसेंटेज पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के साथ साथ लगभग ये 140 सालों तक दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, क्योंकि इंग्लिश सेटलमेंट्स होने के बाद बंगाल में जब ब्रिटिश हुकूमत जब यहां पे स्टैब्लिश हो गया तो कोलकाता उनकी राजधानी थी लगभग 140 सालों तक। और उस जमाने में ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, क्योंकि दुनिया का लगभग 25% ट्रेड बंगाल सूबा ही जो है वो कंट्रोल करता था। अगर मैं बंगाल सूबा बोल रहा हूं तो उसमें आज का बिहार, झारखंड, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ असम एंड ऑल ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश, ये सारे रीजन्स जो है ना बंगाल सूबा में हुआ करते थे। और 16th और 17th सेंचुरी के दौरान, अंग्रेजों के आने के बाद भी कई सालों तक, दुनिया का 12% जीडीपी बंगाल अकेले जनरेट करता था और मुगल एम्पायर का लगभग 50% जीडीपी। बंगाल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने के लिए सबसे पहले बंगाल को चुना था कि बंगाल में अगर उनकी सत्ता स्थापित हो जाती है तो बाकी भारत पर कब्जा करना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल, टैक्स यहां से इजीली अवेलेबल था उनको। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बंगाल को चुना।
आपके मन में ये सवाल आ सकता था कि बंगाल आज इतना इम्पोवरिज्ड है, आज इतना गरीब है, अगर तो आज के तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र या कोई और प्रॉस्पेरस स्टेट अंग्रेजों ने क्यों नहीं चुना था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने बंगाल को अपना बेस क्यों बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बंगाल का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। लगभग 1000 ईसा पूर्व यहाँ पे वैदिक किंगडम्स हुआ करते थे, वंग, पुंड्र और सुहमा। ठीक है। उसके बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ आज के बिहार में, और उनका इन्फ्लुएंस बंगाल में भी था। ओके। फिर उसके कुछ समय बाद गुप्ता एम्पायर आया, जिसको इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे हिंदू धर्म ग्रंथों का और बाकी सारी चीजों का संकलन किया गया था उस जमाने में। जो ओरल ट्रेडिशंस थे ना, उनको चरणबद्ध तरीके से लिखा गया था गुप्ता एम्पायर के दौरान, इसलिए भी इसको गोल्डन एज कहते हैं। उसके बाद फिर पाल डायनेस्टी आई बंगाल में। इनका बेस बंगाल ही था, जैसे गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का बेस बिहार हुआ करता था, पाल डायनेस्टी बंगाल में ही बेस्ड थी, आज के बंगाल में। और इसमें फिर गोपाल, धर्मपाल जैसे बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो उस जमाने में दुनिया के 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों को पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। दे गेव ग्रांट्स एंड दे इनकरेज्ड बुद्धिस्ट स्टडीज देयर। उस टाइम पे हजारों स्टूडेंट्स जो है ना, वो वहां पे रहा करते थे और शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया करते थे। उसके बाद फिर बंगाल में सेना डायनेस्टी आती है। लक्ष्मण सेन का आपने नाम सुना होगा, जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था तब वो भागे थे अपना गद्दी छोड़कर। और सेन डायनेस्टी के दौरान ही गीत गोविंद की रचना हुई थी। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है, और शायद दुनिया का सबसे प्राचीनतम लव ट्रेडिशन को बताने वाला काव्य है ये। इसमें राधा और गोविंद, कृष्ण, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो जयदेव ने जब गीत गोविंद लिखा था, उसमें 12 चैप्टर्स थे और 24 सब चैप्टर्स थे, और उसको काव्य की दृष्टि से लिखा गया था। और गीत गोविंद के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है ना, और जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, बलराम और सुभद्रा जी का, तो वहां पर जो लास्ट आरती होती है दिन की, उसमें गीत गोविंद के पदों को गाया जाता है ओडिसी स्टाइल में, ओडिसी म्यूजिक के साथ गीत गोविंद के गीतों को गाया जाता है। ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में। और यहीं से भक्ति मूवमेंट की हम शुरुआत मान सकते हैं। लव सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो बाद के टाइम पे लोगों ने भगवान को अपना आराध्य मानकर, अपना लवर मानकर जो रचनाएं की हैं, और भगवान को अपना प्रियतम मानकर जो भी लिखा है, गाया है, उसका मूल हम गीत गोविंद में मान सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो सेन डायनेस्टी के बाद मेडिएवल टाइम्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम में 1204 में 1204 बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था। और बिहार सीरीज में अक्षय सर ने आपको बताया होगा कि बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज पर, और कई महीनों तक वो जलती रही थी लाइब्रेरी, ऐसा कहा जाता है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को अपना बेस बनाया था, और वहां से फिर वो बिहार और झारखंड और आज के उड़ीसा पे लगातार अटैक्स किया करता था लूटपाट के उद्देश्य से। फिर 1352 ईस्वी में जाकर के इलियास शाह एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं,
और ये जो किंगडम था ना, ये सेंट्रल दिल्ली जो एम्पायर था उस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत का, उससे ये अलग था, उससे ये इंडिपेंडेंट था। वो इनको ट्रिब्यूट्स नहीं दिया करते थे, उनको टैक्स नहीं दिया करते थे। उसके बाद आप यहां पे लिखा हुआ देख रहे हैं, सिंक्रेटिक हिंदू मुस्लिम कल्चर। सिंक्रेटिक हिंदू मुस्लिम कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो बंगाल में चूंकि इस्लामिक इन्वेजन हुआ और यहाँ पे बहुत मास कन्वर्जन हुआ, लेकिन लोगों ने अपने हिंदू देवी देवताओं को और वहाँ की जो आस्था थी, वहाँ का जो कल्चर था, उसको नहीं छोड़ा। तो इस्लाम अपनाने के बाद भी लोकल देवी देवताओं की वो पूजा करते रहे। सोमराय और दक्षिण राय का नाम आता है, जो वहाँ के लोकल टाइगर डीटी हैं, मतलब बाघ जिसको बहुत मानते हैं वहाँ के लोग। सुंदरबन डेल्टा की वजह से वहाँ पे बाघ काफी मिलते हैं बहुतायत में, और वो उनके कल्चर का पार्ट है। इंटरेस्टिंगली सुंदरबन के बाघ जो हैं वो इंसानों को देखकर भागते नहीं हैं। उन्होंने सामंजस्य बना लिया है, इंसानों के प्रेजेंस के हैबिचुअल हो गए हैं वो। सिंक्रेटिक कल्चर की ही अगर मैं बात करूं, तो बलरामी सेक्ट भी एक है बंगाल में, जो उसके जो मुस्लिम अनुयायी हैं, जो वो हरि अल्लाह इस गॉड को मानते हैं, और जो हिंदू अनुयायी हैं वो हरि राम, अपने भगवान को इस नाम से जानते हैं। फिर उसमें एक नाम आता है बोन देवी, बोन बीबी, सॉरी, बोन देवी, बोन बीबी या बोन दुर्गा, एक ही डेटी के तीन नाम हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। वो जो डीटी हैं वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम साझी विरासत से ही उसका भी मिलता है हमें प्रमाण। और बोन बीवी या बोन दुर्गा जो है वो सुंदरबन की प्रोटेक्टर के रूप में वहां पे माना जाता है उनको। और हर साल सुंदरबन में और सुंदरबन और उसके आसपास के इलाकों में मेला भी सजता है उसको लेकर के। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ढाका मसलिन कॉल्ड वोवेन एयर। ढाका मसलिन की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदी में इसको मलमल बोलते हैं, और लगभग 200 सालों से ये कपड़ा एक्सटिंक्ट है। क्योंकि आज के बंगाल या बांग्लादेश या भारत के किसी अन्य जगह पर ऐसा कोई कारीगर या उसकी फैमिली बची ही नहीं है जो ये बनाने का काम जानती हो। ये किसी जमाने में बहुत फाइन क्लॉथ हुआ करता था। अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो आज जो भी सबसे फाइन क्लॉथ बनता है, कॉटन क्लॉथ अगर मैं बात करूं तो उसमें पर स्क्वायर इंच में, पर स्क्वायर इंच ये हो गया इतने बड़े एरिया में लगभग 100-200 ऐसे क्रिस क्रॉस फैब्रिक्स होते हैं। ओके, और मैक्सिमम जो हमने अभी तक अचीव किया है आज के टाइम पे मॉडर्न मशीन्स के साथ, वो लगभग 300 लाइंस हैं, 300 फैब्रिक्स पर स्क्वायर इंच, 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़े इलाके में जगह पर लगभग 300 लाइंस लंबाई और 300 लाइंस चौड़ाई फैब्रिक की। ऐसा कहा जाता है कि जब मलमल का काम हुआ करता था बंगाल में, उस जमाने में लगभग 1200 या 4 गुना, आज से भी ज्यादा ये लाइंस हुआ करती थी। और वो इतना महीन कपड़ा बनाते थे कि इसको हवा से कंपेयर किया जाता था। जब ये कपड़े यूरोप जाते थे तो वहां के लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि ये कोई इंसान बना सकता है। तो वो अलग अलग अपना थियोरी निकालते थे कि परियों ने बनाया है इसको या फिर देवताओं ने ऐसा, और इसको भगवान का आशीर्वाद मानते थे। अंग्रेजों ने जब पूरे भारत को बर्बाद किया तो ये इंडस्ट्री भी खत्म हो गई, क्योंकि वो बहुत टैक्स लगाया करते थे और एडवांस में लोन दिया करते थे लोगों को मलमल का कपड़ा बनाने के लिए, मसलिन, और औने पौने दामों पे खरीदने की कोशिश करते थे। तो वीवर्स जो थे वहां पे, बुनकर जो थे बंगाल में,
वो परेशान होकर के उन्होंने वो काम ही छोड़ दिया, और आज वो मलमल जो है 200 साल पहले जो हुआ करता था, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम्स में दिख जाता है कई बार, वो आज कोई नहीं बना सकता इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी। अगर मैं कॉलोनियल एरा की बात करूं, 1757 में आप सभी जानते हैं 1756 में प्लासी का बैटल हुआ था, और उस टाइम से बंगाल पे कब्जा अंग्रेजों का शुरू हुआ। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उस टाइम पे 1764 में पूरी तरह से उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया अंग्रेजों ने। फिर 1793 में 1793 परमानेंट सेटलमेंट हुआ, जमींदारी सिस्टम बनाया गया। परमानेंट सेटलमेंट होता था कि अंग्रेज जो हैं जमीन को एक बार पैमाइश कर देते थे, और फिर वो 20 सालों के लिए या फिर हमेशा के लिए एक रेट फिक्स कर दिया करते थे कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ओके, और भले आपकी पैदावार हो ना हो, आपकी फसल बर्बाद हो जाए, आपको उतना टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये उनका सबसे अर्लीस्ट तरीका था। उसके बाद भी बहुत सारे चीज सिस्टम लाए, वो महलवारी सिस्टम। ओके, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है इंडिया में उनका पहला प्रयोग था टैक्स कलेक्ट करने का। उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई तो बंगाल भारत के सबसे पहले इलाकों में से एक था जहां पर ये विद्रोह शुरू हुआ था। ओके, एंड 1905 में आप सबको पता है कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी जो थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो गोलीबारी और छीन कर आजादी लेने में विश्वास करते थे, वो बंगाल में ही हुआ करते थे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी। इसीलिए उस क्रांति को वीकन करने के लिए, कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि इसका पार्टीशन कर दिया जाए, और 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। और उसी टाइम पर उसके अगेंस्ट, पार्टीशन के अगेंस्ट, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, जो उस टाइम का शायद पहला ऑल इनकम्पैसिंग मूवमेंट था, जहां पे समाज के हर तबके के लोग, ठीक है, कोई भी छूटा नहीं था उसमें। वो किसान हो, बिल्डर्स हो, बड़े व्यापारी हो, सेठ हो, कोई भी, सब ने उसका विरोध किया था। तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में, बंगाल विभाजन के खिलाफ, वो वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस था इंडियन हिस्ट्री में जहां पे कोई भी तबका पीछे नहीं था, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ओके, एंड ब्रिटिश क्लोथ्स को जलाया गया था, ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार किया गया था। तो वो वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस था उस टाइम पे। उसके बाद 1943, उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और विंस्टन चर्चिल जो था उसने विलिंगली 30 से 40 लाख बंगालियों को मरने के लिए छोड़ दिया। कैसे? तो जो जहाज अनाज लेकर के बंगाल आ रहा था उसको उसने वहां से डाइवर्ट कर दिया और कहीं और भेज दिया, सैनिकों के खाने के लिए या वैसे ही रखने के लिए। उसका मानना था कि यहाँ के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको भूखों मरने दिया जाए। तो ये भी एक काला सच है अंग्रेजों का। मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोग जब मुगल हिस्ट्री के बारे में इतना प्रोटेस्ट करते हैं, उसको इरेज करना चाहते हैं, उतनी ही शिद्दत से अंग्रेजों के खिलाफ कोई कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? सोचिएगा जरूर, जितना इन्होंने हमें परेशान किया था उतना शायद किसी किंगडम ने, किसी एम्पायर ने कभी नहीं किया। फिर आता बंगाल रेनेसांस का टाइम। रेनेसांस शुरू करने में राजा राम मोहन रॉय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो स्टैब्लिश्ड सोशल नॉर्म के अगेंस्ट जा पाने का हिम्मत दिखा पाए, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। और इन्होंने सती प्रथा, जो बहुत क्रूर प्रथा थी, कई केसेस में विडोड वुमेन को जबरदस्ती चिता पे जला दिया जाता था, आप सबको पता है इसके बारे में।
1829 में जब सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था, तो राजा राम मोहन राय की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, और राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और सफल भी हुए। और उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े समाज सुधारक थे वे। उससे आगे बढ़ के फिर अगर हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, तो राम मोहन रॉय ने तो सती प्रथा को खत्म किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज में यह संदेश देने की कोशिश की कि विधवाओं को भी सम्मान से जीने का हक है, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत रेडिकल आइडिया था। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, और 1850s में उस टाइम का पहला विडो रीमैरिज हुआ था। फिर अगर हम बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, ओरिजिनली अंग्रेज चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय नहीं बोल पाते थे, इसीलिए चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक नॉवेल लिखा था आनंद मठ, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ना भारत में, उस पर बेस्ड था ये नॉवेल। ओके। और उसी में इन्होंने वंदे मातरम ये गीत भी लिखा उस नॉवेल में ही। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, आप सभी जानते हैं इस बारे में। फिर हम अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो 1893 में जब वो शिकागो गए थे, तब उन्होंने इंडियन फिलॉसफी से वेस्टर्न लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। उस टाइम तक सबको वेस्ट में लगता था कि इंडिया बहुत पिछड़ी हुई कंट्री है, यहाँ पे सिविलाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि लोग इतना नहीं जानते थे हमारे बारे में। तो वेदांत फिलॉसफी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने काफी प्रचार प्रसार किया और लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संबोधन के साथ। और उसी टाइम पर लोगों को यह समझ में आया कि इंडिया जो है वैश्विक शांति की बात करता है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, इसमें विश्वास रखता है। ओके। और वो जो थॉट प्रोसेस है वो आज भी हम मानते हैं और कैरी करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहां पे लिखा है 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, और उस टाइम पे वो एशिया के पहले इंसान थे, मेन और वुमेन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट एशियन। तो ये भी बहुत गर्व की बात है। और ये सारा सब कुछ बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये कॉन्साइज रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल क्या था और क्या बना दिया अंग्रेजों ने या बाद के पार्टियों ने, बाद के नेताओं ने। अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो बंगाल जो है सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था। सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हमारे बंगाल से ही निकले थे। उसमें जो सबसे प्रमुख नाम हैं, सबसे फेमस नेम्स हैं, जो आप अपना एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के सिलेबस में पढ़ते भी होंगे, तो उसमें सबसे फेमस नाम है अपना सुभाष चंद्र बोस जी का। इनका वो फेमस कोट है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए। ओके। फिर खुदीराम बोस की अगर हम बात करें, तो 18 साल के लड़के को फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के काफिले पे बम फेंका था, एंड ही डिड नॉट फ्ली। हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, 18 साल का लड़का। उसको उस जमाने में, खुदीराम बोस जी को उस जमाने में इतनी समझ थी कि देश के लिए कुछ भी करना पड़े वो सब जायज है। फिर अगला नाम है बाघा जतिन। बाघा जतिन की अगर मैं बात करूं, तो
उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट्स तक अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया। ही काइंड ऑफ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ चंद्रशेखर आजाद कि जब तक जिंदा हूं तब तक तो आपकी कैद में नहीं आ सकता मैं। और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे अंग्रेजों से। और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं, है ना। फिर 1947 पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे दो एरियाज ऐसे थे जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड शेड हुआ था भारत में, अनडिवाइडेड इंडिया उस टाइम पे। एक तो अपना पंजाब का एरिया, क्योंकि पंजाब को काट करके ईस्ट और वेस्ट एरिया बनाया गया था। आधा से ज्यादा एरिया अपने आज के पाकिस्तान में, और आधे एरिया में फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उसका भी फिर बाइफर्केशन हुआ तो फिर अलग अलग स्टेट्स बन गए। पहले वो पूरा एक ही स्टेट हुआ करता था, पंजाब। तो बंगाल को जब धर्म के आधार पर जब बंटवारा किया गया तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए थे, अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल की तरफ आए, और यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम लोग बंगाल की तरफ, बांग्लादेश की तरफ माइग्रेट करने को विवश हो गए। ओके, ये पॉसिबली प्रोबेबली द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसा अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं है। नॉट जस्ट दिस, पंजाब वाला एरिया भी रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग एक साथ कभी भी उनको मजबूर नहीं किया गया था मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसा यहां पर हुआ था। ओके, फिर 1971 का टाइम आता है, दिसंबर में, आप सबको पता है ही, जब वहां पे बांग्लादेश में ऑपरेशन चलाकर ईस्ट पाकिस्तान जो उस जमाने में हुआ करता था उसको आजाद कराया गया, और फिर उसका नाम बांग्लादेश पड़ा। ओके, और जब ये सब चल रहा था तो उस टाइम पर भी 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की ओर आ गए थे। तो भारत के पास ये भी मजबूरी थी कि आपको कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, वरना इतने सारे लोग, इतना रिसोर्सेज, हम खुद भी अपने पैरों पर सही से खड़े नहीं हुए थे उस टाइम तक, इकोनॉमिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो एक हमारी मजबूरी भी थी एक्शन लेना, ताकि इन सारे शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा सके। ओके, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि किसी बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेट ने इंटरवीन नहीं किया था, क्योंकि भारत ने इसको शरणार्थी की समस्या बता करके इस युद्ध में भाग लिया था। ओके, और मात्र फिर 13 दिन में 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था, पाकिस्तानी सैनिकों को। फिर हम अगर ज्योग्राफी की बात करें, बंगाल के ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एरियाज आपको मिलते हैं। जो नॉर्दर्न बंगाल है, वहां पे हिमालयन फुटहिल्स का एरिया आता है, और हिल स्टेशंस भी हैं, दार्जिलिंग है वहां पर, जहाँ पे चाय की खेती काफी की जाती है। ओके, एंड कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे टॉलेस्ट पीक, वो वहां से दिखता है बहुत अच्छे से, दार्जिलिंग से। वैसे कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बाउंड्री पे है। ओके, दिस इज नॉट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, और दार्जिलिंग में ही टॉय ट्रेन भी चलती है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में उसको शामिल किया जा चुका है ऑलरेडी। एंड दार्जिलिंग में दुनिया की सबसे फेमस, सबसे महंगी चाय में से एक, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लश, वो भी मिलती है, जो 1 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा महंगी बिकती है कई बार। आगे अगर हम बात करें, अगर मैं सुंदरवंस की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ये बनता है। हमारे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगह आता है ये एरिया। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है ये, और यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, जो कि अडेप्ट हो चुका है मछलियां पकड़ने के लिए। ओके, इट कैन सर्वाइव इन मार्शी लैंड्स। तो नॉर्मली वैसे कैट फैमिली के जो है ना,
जगुआर बहुत ज़्यादा फेमस है स्विम करने के लिए एंड मछलियां पकड़ने के लिए, बट सुंदरबन में टाइगर भी वो काम करता है। ओके, एंड इट हैज एडेप्टेड इटसेल्फ टू कैच फिश। सुंदरबन डेल्टा काफी थ्रेटेंड है क्योंकि अवैध खनन हो रहा है वहां पे, अवैध कटाई हो रही है जंगलों की, है ना, घर बनाने के लिए काफी। और इसीलिए वहां पे साइक्लोन्स काफी आ रहे हैं आजकल। आप अगर न्यूज में देखते होंगे तो 2010 के आसपास या उसके बाद से हर साल काफी कैटास्ट्रॉफिक साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि जो सुंदरबन में जो ट्रीज हैं वो तो कट कर दिया लोगों ने। ओके, एंड इसी वजह से जो टाइड्स हैं, हाई टाइड है, उसको वो ये रोक नहीं पाता फिर, और इसीलिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके, साइक्लोन के। फिर अगर हम गंगा डेल्टा की बात करें, ये तो अभी हमने बात करी ही थी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। मेघना जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद जो नदी बनती है ना बांग्लादेश में, उसी को मेघना बोलते हैं। तो मसलिन क्लॉथ के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो मेघना के किनारे ही सिर्फ मिलता था। ओके, मतलब उसका प्लांट्स वो कहीं और कल्टीवेट नहीं किया जा सकता था। अब ऐसी टोपोग्राफी थी, ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर था कि वो सिर्फ मेघना नदी के किनारे ही बन सकता था। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है तो न्यूअर एल्यूवियल सॉइल मिलता है काफी, और बहुत रिच है, बहुत फर्टाइल है, और खेती बहुत अच्छे से होती है, पैदावार बहुत अच्छी होती है। बंगाल की अगर मैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करूं तो नॉर्थ से साउथ इलोंगेटेड वे में है ये बंगाल। ओके, और लगभग 800 किलोमीटर स्ट्रेच करता है ये नॉर्थ टू साउथ। एंड ये दीघा एंड हेनरी आइलैंड हैं, दो काफी फेमस हैं जो बंगाल कोस्ट लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हुए बंगाल में लगभग 70% लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। ओके, एंड हिंदुइज्म में भी जो तीन प्रमुख संप्रदाय थे ना, शैविज्म, वैष्णविज्म और शाक्तिज्म, तो उसमें शक्ति वर्शिप या दुर्गा वर्शिप, उसको ये लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। एंड दुर्गा जी जो हैं या काली माता, उनकी ज्यादा शिद्दत से, ज्यादा अच्छे से उनकी पूजा ज्यादा की जाती है यहाँ पर। फिर 15th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु हुए, एंड ये गौड़ीय संप्रदाय के थे। इन्होंने कीर्तन गाकर या डांस करते हुए अपने आराध्य को मनाने का ट्रेडिशन शुरू किया था। तो आजकल आप लोग जो इस्कॉन मंदिर अगर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग वहां पर भक्ति भाव में बहुत नाचते गाते हैं, भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। तो वो ट्रेडिशन संभवतः यहीं से शुरू हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय से। फिर वहां पे काली घाट मंदिर भी है, काली जी का, जो सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। फिर अगर हम इस्लाम की बात करें तो ये डॉक्यूमेंटेड वे में वेस्ट बंगाल का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन है, और लगभग 27% लोग वेस्ट बंगाल में इस्लाम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे सूफी इन्फ्लुएंस है काफी, एंड वो लोग जो हैं वो अपने पुराने कल्चरल ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं। इस्लाम में, इस्लाम अपना लिया उन्होंने, लेकिन उनके जो पुरखे, जो पूर्वज, जो हिंदू रीति रिवाजों को मानते थे या फॉलो करते थे, जैसा हमने थोड़ी देर पहले वहां पे लोकल डीटी की बात करी थी ना, बोन देवी और बोन बीबी और दक्षिण राय, इन सब की, तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष उसको मानते हैं। एंड फिर बॉल ट्रेडिशन की बात आती है। ये लगभग 2 से 3% लोग बंगाल में इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लगभग 2% लोग। ये जो है वॉन्डरिंग मिस्टिक्स होते हैं, घूमते हुए ऐसे सन्यासी योगी जो किसी भी क्लास, कास्ट या रिलीजन में नहीं मानते। ओके, एंड ये मोनेर मानुष यानी मन का जो इंसान है, मन के अंदर जो इंसान बैठा है और जो सभी द्वेष से परे है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, उस बारे में ये
गीत गाते हैं, बौल संप्रदाय के लोग। ठीक। फिर हम अगर बुद्धिज्म की बात करें तो पाला एम्पायर के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था ना, ये पाला एम्पायर। तो पाला एम्पायर के दौरान ही बुद्धिज्म जो है वो काफी फला फूला यहां पर। ओके। और उसी टाइम पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस जो है, तांत्रिक बुद्धिज्म, जो शाक्तिज्म से ही उन्होंने बोरो किया था वो सारा एलिमेंट्स, जिसमें तंत्र मंत्र पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको तंत्र मंत्र सिद्धियों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा वो मानते हैं। तो तांत्रिक बुद्धिज्म जो है उसने, और दोनों ने, इवन शाक्तिज्म ने, एक दूसरे से बोरो किया वो ट्रेडिशन। और जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है ना, तिब्बत में आज जो बौद्ध धर्म फॉलो होता है, वो भी कहीं ना कहीं बंगाल से ही प्रभावित रहा है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जो एरिया है बंगाल के नॉर्थ साइड में, जो अपने सिक्किम और भूटान से सटे हुए जो इलाके हैं, उधर जो है काफी बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट कम्युनिटीज रहती हैं एंड दे फॉलो दैट ट्रेडिशन। और क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और जैनिज्म का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, थोड़ा बहुत प्रेजेंस है बंगाल में। ओके। फिर अगर हम कल्चर, आर्ट्स और लिटरेचर या इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की बात करें, लेगेसी की बात करें, तो सबसे प्रमुख नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने दो कंट्रीज का, इंडिया एंड बांग्लादेश, दोनों का ही नेशनल एंथम लिखा है। इंडिया के लिए जन गण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला। इन्होंने 2000 से ज्यादा गाने लिखे हैं और उसको एक खास म्यूजिक में इन्होंने ढालने की कोशिश करी थी, जिसको आजकल रविंद्र संगीत ये कहा जाता है। ओके। एंड उसका एक अपना अलग जॉनरा है और लोग उस म्यूजिक में आजकल नए गाने बनाने की कोशिश करते हैं। काफी फेमस है बंगाल में। आप अगर कहीं जाते हो, भद्र मानुष, भद्रलोक जो वो लोग बोलते हैं बंगाल के लोग, उन घरों में आपको रविंद्र संगीत बोल सुनने को काफी मिल जाएगा, उससे इंस्पायर्ड म्यूजिक भी। फिर अगर हम सत्यजीत रे की बात करें तो ये ऑल्सो, ये एक नेशनल रिकॉर्ड है। पाथेर पंचाली इनकी पहली फिल्म थी एंड इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो ही हैड टू बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज रिलेटिव्स टू मेक दैट फिल्म। और उन्होंने किराए के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके वो फिल्म की पूरी शूटिंग करी थी। और उस टाइम पे कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में हर साल आयोजित होती है, वहां पे इस फिल्म को दिखाया गया था। एंड ये इतनी फेमस हुई थी वहां पर, इसको स्पेशल प्राइज भी मिला था पाथेर पंचाली को, दैट जापानीज फिल्म क्रिटिक कुरोसावा, उन्होंने रिमार्क करा था कि पाथेर पंचाली इज द बेस्ट फिल्म ही हैड सीन टिल डेट। ओके। सत्यजीत रे जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनको टोटल 36 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। फॉर रेफरेंस, बाकी इंडिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, मेल और फीमेल, जिसको 7 या उससे ज्यादा नेशनल अवार्ड्स मिले हों। या यू डिड नॉट हियर दैट रॉन्ग, 7 या उससे ज्यादा नेशनल अवार्ड और किसी को नहीं मिले हैं। सत्यजीत रे साहब इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको 36 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, 6 तो बेस्ट डायरेक्टर के लिए ही। एंड ही वॉज मल्टी टैलेंटेड। वो डायरेक्टर के साथ साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, स्क्रीन प्ले, इन सब चीजों में भी काम करते थे। तो ये सारे नेशनल अवार्ड्स जो हैं उन चीजों के लिए भी मिले हैं उनको। फिर अगर हम लिटरेचर और म्यूजिक की बात करें तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक लेखक थे। तो देवदास जो आपने फिल्म देखी है ना, शाहरुख खान वाली, या उसके पहले दिलीप कुमार साहब वाली, तो ये उसी नोवेल पर बेस्ड है वो फिल्में। ओके। और उसका एक न्यूअर वर्जन देवडी भी आया था कुछ सालों पहले, जिसमें अभय देओल थे। तो ये जो देवदास नॉवल है, वो जब बंगाल रिवाइवलिज्म की तरफ बढ़ रहा था, उस जमाने में ये सारे नॉवेल्स और ये सारी मूवीज लिखी जा रही थी और बहुत फेमस है ये वहां पर देवदास।
फिर अगर हम बॉल म्यूजिक की बात करें, एक स्लाइड पहले हमने पढ़ा था ना कि बॉल ट्रेडिशन जो है लगभग 2% लोग बंगाल में इस संप्रदाय में मानते हैं, जो किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड इन सबको रिजेक्ट करते हैं। तो बॉल म्यूजिक जो है, स्पेशली वो लोग जो गाते हैं, उसको भी यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका ऑलरेडी। फिर ये 3 फेमस सिंगर्स के नाम यहाँ पर हैं, मन्ना डे, हेमंत एंड किशोर कुमार। इन तीनों का अगर आप 70s की अगर हम बात करें, 1960s, 70s एंड 80s, तो उस टाइम के ये सबसे फेमस सिंगर्स हुआ करते थे। एंड चांसेस आर कि अगर आप उस टाइम का कोई भी गाना सुनते हो तो मुकेश, अ, इसमें मुकेश का नाम माफ करिएगा नहीं लिखा गया है, मुकेश जी का नाम। तो ये चारों सिंगर बहुत फेमस हुआ करते थे उस टाइम पर, और ज्यादातर गाने वही लोग गाया करते थे मोहम्मद रफी साहब के बाद। फिर अगर विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करूं, तो हमारे पास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना, यहाँ पर 1500 साल लिखा है, तो 1500 साल से भी ज्यादा पुराना एक ट्रेडिशन है पटचित्र का। अगर मैं दिखाना चाहूं तो पटचित्र ऐसा हुआ करता था, स्क्रोल के टाइप पे उसको पेंट किया करते थे, फिर उसको रोल किया करते थे, फिर उसको दिखाने के लिए ऐसे खोलकर अनरोल करके और लोगों को ऐसे दिखाया जाता था। तो रिलीजियस ट्रेडिशंस में इस पर देवी देवताओं की के चित्र बनाए जाते थे। ओके। एंड पटचित्र बंगाल का काफी फेमस है और 1500 साल से भी ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है ये। ओके। उसके बाद फिर आता है विष्णुपुर, एक जगह है बंगाल में जहां पर टेराकोटा टेम्पल बना है। टेराकोटा, अगर मैं समझाने का ट्राई करूं तो मटेरियल होता है जिससे आप झरोखे बनाया करते थे। बहुत सारे घरों में, पुराने घरों में आपने देखा होगा कि झरोखे जो बनते थे ना हवा आने जाने के लिए। अगर मैं टेराकोटा टेम्पल्स की बात करूं तो ये ब्रिक स्ट्रक्चर में ऐसा टेम्पल बनाया जाता था, बहुत इंट्रिकेट वे में। और विष्णुपुर एक जगह है बंगाल में जो काफी फेमस है, वहां पे ये टेराकोटा टेम्पल, देखिए इतनी खूबसूरत जगह है ये, और ये सारा ब्रिक से ही बनाया गया है। टेराकोटा बोलते हैं वहां पर। और ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है और काफी फेमस है, इसको भी इंडिया में हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। ओके। फिर आता है हम दुर्गा पूजा के बारे में। तो दुर्गा पूजा पंडाल जो है वो बंगाली इमेजिनेशन को शो करने का सबसे फेमस आउटलेट है। वहां पे हर साल कोलकाता में 40,000 से भी ज्यादा पंडाल बनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा पंडाल। और वो 10 दिन जो होते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरा बंगाल थम सा गया कहीं पे। बहुत भक्ति से, बहुत आव भगत के साथ वो लोग बहुत शिद्दत से मनाते हैं। और इसका कोई कल्चरल इक्विवेलेंट है ही नहीं पूरी दुनिया में। मतलब इतनी शिद्दत के साथ, इतना मान सम्मान के साथ, इतने प्यार से और इतना बढ़ चढ़ कर शायद ही कहीं और इतने धूमधाम से कोई पर्व त्योहार मनाया जाता होगा जैसा कि बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। उनके लिए ये कल्चर का हिस्सा है और उसको बहुत सीरियसली लेते हैं वे। यहाँ पे लिखा जा चुका ऑलरेडी, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि 40,000 से ज्यादा पंडाल सिर्फ कोलकाता में मनाए जाते हैं हर साल। और दुर्गा पूजा को ऑलरेडी 2021 में कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। और पोहिल बोईशाख, ये बैशाख जो हिंदी महीना होता है ना, उसका जो पहला दिन होता है, जिसको प्रतिपदा बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में, बांग्ला में पोहिल बोईशाख, उस दिन ये लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं, जो कि हर साल 14 या 15 अप्रैल को आता है। क्योंकि ये सोलर कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, ना कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से। ओके। जैसे हमने वो पढ़ा था कि चैत्र रामनवमी जो है वो हर साल लूनर कैलेंडर के हिसाब से आएगी। तो बहुत सारे वेस्टर्न इंडिया के जो
स्टेट्स हैं वो अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं, राइट। लेकिन बंगाल जो है या ईस्टर्न इंडिया के बाकी जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स, वो बैशाख के पहले दिन, ओके, बैशाख शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन अपना नववर्ष मनाते हैं। इसी दिन अपना मैथिल नववर्ष भी आता है, इसी दिन अपना असमिया नववर्ष भी आता है, इसी दिन अपना ओडिया नववर्ष भी आता है, इसी दिन के आसपास अपना तमिल नववर्ष भी आता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना 14-15 अप्रैल के आसपास भी अपना नववर्ष मनाते हैं, ओके। एंड और काली जी में ये काफी मानते हैं बंगाल के लोग। तो काली पूजा जो है दिवाली वाले दिन सेलिब्रेट की जाती है यहाँ पर बंगाल में, ओके। ईद मुहर्रम भी यहाँ पे काफी धूमधाम से मनाई जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और एक और बात, सरस्वती पूजा भी यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है हमेशा से इंटेलेक्चुअल्स का हब रहा है, ओके। एंड सरस्वती माता जो है ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, तो इसीलिए वहाँ का जो एकेडमिया था, वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, उसको बहुत धूमधाम से, सरस्वती पूजा को बहुत धूमधाम से मनाता है, ओके। और स्कूल्स या और कॉलेजेस वगैरह वगैरह जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको बहुत सजाया जाता है बहुत धूमधाम से, और काफ़ी दिनों तक ये चलता है। और फूलों की होली भी खेलते हैं लोग उस दिन। फिर यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे रथ यात्रा। महेश एक जगह है, आज के तामलुक या नादिया डिस्ट्रिक्ट में शायद आता है ये। वहां पर इंडिया का सबसे पुराना रथ यात्रा वहां पे मनाया जाता है। ये पूरी रथ यात्रा से भी पुराना है, और 1396 1396 ईस्वी से ये रथ यात्रा लगातार मनाई जाती जा रही है, ओके। और लाखों श्रद्धालु उस रथ को रास्तों से होते हुए खींचते हुए जाते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि ये जो है ना पूरी रथ यात्रा से भी पुराना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बंगाली खाने की बात करें, क्विजीन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मछली और भात स्टेपल डिश है, आप सभी जानते हैं। और इलिश भापा ये काफी फेमस डिश है वहां पर। मस्टर्ड पेस्ट जो होता है ना, वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स वहाँ पे बहुत खाने में बहुत शिद्दत से, बहुत चाव से मिलाते हैं लोग और वो खाते हैं। तो सरसों का तेल और सरसों के ही बीज, राई या सरसों, पीली या काली सरसों, तो जो बंगाल से इन्फ्लुएंस्ड है उन सारे एरियाज में ना मछली जो बनाई जाती है वो सरसों दाना उसमें कंपलसरी होता है हमेशा। तो जो बिहारी हाउस होल्ड्स भी हैं, वहाँ पे आपने अगर किसी के घर मछली बनती है तो आपने नोटिस किया होगा कि मछली में सरसों का दाना ये देना कंपलसरी होता है। डिश है माछेर झोल, जो मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। फिर और भी बहुत सारे डिशेस हैं जो यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। अगर हम मिठाई की बात करें तो रसगुल्ला, ये 1850s में एक मिठाई वाले थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने इसका इजाद किया था। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा दोनों ने ही रसगुल्ला पे जीआई टैग के लिए क्लेम किया था, ओके। लेकिन फाइनली वो जीआई टैग जो है वेस्ट बंगाल को ही मिला रसगुल्ला का। छेना से बनता है, और यहाँ पे जो रसगुल्ला मिलता है ना दिल्ली में या फिर यूपी में, उससे बहुत अलग, बहुत बहुत अलग। फिर यहाँ पे मिष्टी दोई है। तो जो मटका होता है ना, अर्थन पॉट्स, मिट्टी के जो घड़े होते हैं छोटे छोटे, मिष्टी दोई उसमें जमाया जाता है कि दूध को गर्म किया जाता है और नॉर्मली उसमें जैगरी गुड़ मिलाया जाता है, और फिर उसको ठंडा होने के लिए, जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर अगले दिन वो मीठी दही होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए उसको मिष्टी दोई ये कहते हैं। फिर अपने पास है सोंदेश। सोंदेश जो है वो भी छेना से ही बनता है, बहुत फेमस है वहाँ पे। और फिर आता है जलभोरा सोंदेश। जलभोरा सोंदेश जो है, जैसा कि नाम ही है कि ये एक मिठाई बॉल्स जैसा होता है जो अंदर से खोखला होता है, और उसके अंदर नारियल पानी
कोकोनट वाटर, वो मिलाया जाता है, वो भरा जाता है उसके अंदर। ओके, आगे बढ़ते हुए अगर हम बंगाल के ग्रेट माइंड्स की बात करें तो सबसे पहला नाम जगदीश चंद्र बोस जी का आता है। जगदीश चंद्र बसु भी कहते हैं इनको। और जी मार्कोनी, आपने ये नाम जरूर सुना होगा जब हम रेडियो के इन्वेंटर की बात करते हैं। ओके, तो लेकिन उनसे पहले रेडियो वेव्स जो होती है ना, उसकी खोज जगदीश चंद्र बोस जी ने ऑलरेडी कर दी थी। ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रूव किया कि प्लांट्स में भी सेंसेशन होते हैं। ओके, प्लांट्स कैन फील। एंड इनको इंडिया का मॉडर्न साइंस का जनक कहा जाता है। एंड फिर हम आते हैं मेघनाथ साहा जी पे। इनको भी नोबेल प्राइज के लिए काफी बार नॉमिनेट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इनको फिर कभी मिला नहीं। फिर आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने बोस और आइंस्टीन पार्टिकल, इस पे सॉरी बोस और आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, इस पर बात करी थी। और जो हम बोसोन पार्टिकल के बारे में जो हम आजकल पढ़ते हैं ना साइंस एंड टेक में, तो वो बोसोन जो पार्टिकल है वो इनके ही नाम पर उस पार्टिकल का नाम रखा गया है, बोसोन। ओके, इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक माइंड इन ऑल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर हम आते हैं पीसी महालनोबिस पे। ये जो थे इन्होंने सेकेंड 5th ईयर प्लान जो था ना अपना 1956 से 61 तक, तो उसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान को। ओके, एंड ही ट्राइड कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इंडिया का, सो दैट हम सेल्फ रिलायंट बन सकें जल्दी से जल्दी। ओके, तो पीसी महालनोबिस जी अर्थशास्त्री भी रहे हैं ये। और फिर उसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन जी। इनको इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, एंड इन्होंने पॉवर्टी ये कैसे मापी जाती है, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो गरीबी मापने का जो पैमाना है उसको इन्होंने रीडिफाइन किया। ओके, फिर आते हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनके बारे में तो ऑलरेडी हम इतना पढ़ चुके हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी अवेलेबल है। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जहां से बहुत सारे नोबेल लॉरेट भी पढ़कर निकले हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी बंगाल में ही है, इन्होंने किया था। ओके, अब आते हैं हम अपने एंड स्लाइड पे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ह्यूमन बीइंग इज नॉट डिफाइंड बाय द नेशन स्टेट। वो जहां जिस देश में रहता है उससे ह्यूमंस को डिफाइन नहीं किया जाता, बाय रिलीजन और बाय द इकोनॉमिक क्लास। उसका क्या धर्म है या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उससे भी ह्यूमंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट बाय द डेप्थ ऑफ द कंपैशन इन देयर हार्ट। लेकिन बाकी लोगों के लिए उनके दिल में जो करुणा है, जो प्रेम है, ओके, एंड देयर क्यूरियोसिटी एंड देयर कैपेसिटी टू लव अदर्स, उससे ही, सिर्फ उन चीजों से कि दूसरों से कितना प्रेम कर सकते हैं वे, और उनके दिल में कितना क्यूरियोसिटी है कुछ जानने का, कुछ समझने का, ह्यूमंस को सिर्फ उससे डिफाइन किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्द थे ये, मेरे नहीं है। तो आज इस लेक्चर को हम इसी बात पर एंड करते हैं कि हम सभी अपने आसपास कंपैशन दिखाएं, एम्पैथी दिखाएं, और एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशभक्त बनकर रहें, और देश और समाज की सेवा करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय बांग्ला।